Assumptions of Milton Friedman's Reformulation Theory of Money। ये प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन्स की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है और जिसका कि आज अपन उसकी मान्यताएं करेंगे, उसकी अजम्पशंस को समझेंगे। और ये पार्ट फर्स्ट है इस थ्योरी का और पार्ट सेकंड इसका बाद में आएगा। और ये एमकॉम फाइनल ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया जा रहा है। विषय है मॉनेटरी पॉलिसी, पेपर संख्या 207 और यूनिट जो सेकंड है उसका ये टॉपिक है। और मैं डॉक्टर मनुशरत पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस, गवर्नमेंट कॉलेज, कालाडेरा, जयपुर। तो विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन का मुद्रा परिमाण सिद्धांत। मिल्टन जो फ्रीडमैन अर्थशास्त्री थे, जिनका जन्म 1912 में हुआ था तथा 2006 में जिनका निधन हुआ, वो अमेरिकन अर्थशास्त्री थे। और 1956 में मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के महत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने इसको नया रूप दिया। अर्थात उनका पेपर एक पब्लिश हुआ जिसमें मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को नए रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। और वहीं से ये सिद्धांत जो है फिर पॉपुलर हुआ। अब इस सिद्धांत जो 1956 में प्रकाशित पेपर में उन्होंने दिया था, इसको कहा गया न्यू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अथवा मिल्टन फ्रीडमैन का आधुनिक परिमाण सिद्धांत, मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मिल्टन फ्रीडमैन। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जो पूर्व में जो फिशर का सिद्धांत था उसी को नए रूप में लेकर, नए तत्वों के आधार पर, नई परिस्थितियों के आधार पर प्रोफेसर फ्रीडमैन ने उसे समझाया। ये अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के प्रमुख मौद्रिक अर्थशास्त्री थे, जिन्हें 1976 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी? मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आलोचना विशेष रूप से 1929 की आर्थिक मंदी के बाद होने लगी, जिससे इस सिद्धांत को महत्वहीन समझा जाने लगा। ऐसा क्यों हुआ? जब आर्थिक मंदी आई तो मुद्रा प्रसार में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई, या वृद्धि भी हुई तो उसके फलस्वरूप उससे अधिक जो है वो स्फीति आई, यानी चलन गति में वृद्धि हुई, मुद्रा की चलन गति में वृद्धि हुई। और उसके फलस्वरूप लोगों का जो विश्वास है मुद्रा के प्रति, वो मंदी के दौरान कम होते चला गया। तो उस समय उस स्थिति को, जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत था, उसकी सारी मान्यताएं उस समय एक तरीके से फेल हो गई। और वहां से उस सिद्धांत की जो आलोचना प्रारंभ हुई, या सिद्धांत का जो महत्व है वो खत्म हो गया। अब फिशर ने जो अपने सिद्धांत में क्या बताया था कि मुद्रा को विनिमय का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये फिशर ने बताया था। और जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पिगू, मार्शल, कीन्स, रॉबर्टसन है, उन्होंने मुद्रा की मांग क्यों लोग करते हैं? संचय के लिए करते हैं। यानी 3 प्रकार संचय करते हैं: ट्रांजैक्टिव मोटिव के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, या स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए लोग बचत करते हैं, संचय करते हैं। पर यह सिद्धांत भी अपूर्ण था। इसलिए
फ्रीडमैन ने मुद्रा परिमाण के जिस नए रूप का प्रतिपादन किया वह वास्तव में मुद्रा की मांग का सिद्धांत है। यानी उन्होंने मुद्रा की मांग पक्ष पर बल दिया, या उनके सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। और इस मुद्रा की मांग के आधार पर ही प्रोफेसर फ्रीडमैन ने अपने पूरा सिद्धांत का गठन किया है, जो ये स्पष्ट करता है कि मुद्रा का मूल्य उसकी मांग से प्रभावित होता है। यानी पूर्व में अपन ने बताया फिशर ने कि मुद्रा का जो मूल्य है वो मुद्रा की पूर्ति से या मुद्रा की मात्रा से निर्धारित होता है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है जिससे कीमत स्तर बढ़ता है और उससे मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। जबकि जो प्रोफेसर फ्रीडमैन थे उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मुद्रा की जो मांग है उसी से मुद्रा का मूल्य का निर्धारण किया जाता है। उन्होंने मुद्रा की मात्रा का संबंध मूल्य स्तर तथा राष्ट्रीय आय से करके फिशर के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। यानी उसी सिद्धांत को उन्होंने नए रूप में नए तरीके से समझाकर जो फिशर का सिद्धांत था उसको पुनर्जीवित किया। अब इस सिद्धांत की क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या इसकी अजम्पशन है। परिमाण सिद्धांत मुद्रा की मांग का सिद्धांत है, न कि उत्पादन मुद्रा अथवा मूल्य स्तर का सिद्धांत है। जैसे अभी पूर्व में बताया गया ये मुद्रा की मांग का सिद्धांत है। यह मान्यता है कि मुद्रा की मांग दो उद्देश्य के लिए की जाती है। क्यों की जाती है? प्रथम, जिसको कि फिशर ने भी लिया, वस्तु तथा सेवाओं के लेन देन के लिए, उन्हें खरीदने के लिए। और दूसरा, संपत्ति के लिए, असेट के लिए। यानी जो फ्रीडमैन ने माना कि जिस तरह और कमोडिटी को लोग मांग करते हैं उसी तरीके से मुद्रा की जो मांग है एक संपत्ति के रूप में, असेट के रूप में, वेल्थ के रूप में की जाती है। मुद्रा की मांग निम्नलिखित 3 तत्वों पर निर्भर करती है। पहला, विभिन्न परिसंपत्तियों में संचित किए जाने वाले धन की मात्रा। जो विभिन्न परिसंपत्तियां हैं उसमें जो धन की मात्रा है उस पर मुद्रा की मांग निर्भर करती है। तो कौन कौन सी परिसंपत्तियां हैं ये? सबसे पहले मानवीय संसाधन, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानवीय संसाधन के बिना और जितनी भी संपत्ति है उसकी कोई उपयोगिता नहीं। इसमें माना गया है कि एक प्रकार से मानवीय संसाधन एक असेट है। किस तरीके से असेट है? अच्छी डिग्री हासिल करते हैं, अच्छी शिक्षा हासिल करते हैं, कई प्रकार के कोर्सेज किए जाते हैं और उच्च पद पे लोग पहुंचते हैं, या मजदूरी भी करते हैं तो भी उससे एक प्रकार से धन का उपार्जन होता है। यानी उसमें आय उत्पन्न होती है और उसमें धन की मात्रा भी लगी होती है। दूसरा है गैर मानवीय साधन। गैर मानवीय साधन के अंदर जैसे भूमि हो सकती है, मशीन हो सकती है, मुद्रा हो सकती है। गैर मानवीय साधन से आय कमाने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए लोग संचय करते हैं और उसमें विनियोजन करते हैं। तीसरा, बॉन्ड्स में लोग विनियोजित करते हैं। बॉन्ड्स के जो उतार चढ़ाव होते हैं, यानी जो बॉन्ड्स की कीमतों में वृद्धि होती है, उससे लाभ कमाने के लिए बॉन्ड्स में विनियोजन किया जाता है। इसके अलावा अंशों में भी विनियोजन किया जाता है। अंश में विनियोजन किया जाता है उसी तरीके से बॉन्ड्स में विनियोजन किया जाता है, उसी तरीके से अंशों में भी विनियोजन किया जाता है। तो ये सभी कारणों की वजह से जो है धन लगाया जाता है, यानी
एसेट के रूप में लोग मुद्रा की मांग करते हैं और कमोडिटी की तरह। अब दूसरा है विभिन्न संपत्तियों के सापेक्ष मूल्य तथा उनसे प्राप्त होने वाली आय की प्राप्ति। जैसे पूर्व में बताया, मानवीय संसाधन का क्या मूल्य है और उससे जो आय प्राप्त हो रही है उस पर मुद्रा की मांग जो है वो निर्भर करती है। ये निर्धारक तत्व है। मुद्रा खुद और उसके अतिरिक्त जो गैर मानवीय संसाधन है वो भी, उसको भी लिया जाता है, उसका सापेक्ष मूल्य आता है और उससे प्राप्त होने वाली जो आय है उनका भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जिसके आधार पर जो है मुद्रा की मांग प्रभावित होती है। तीसरा, बॉन्ड्स पर ब्याज। ब्याज जो प्राप्त हो रहा है बॉन्ड्स पर, उसमें भी उतार चढ़ाव होते हैं और उसका भी वही प्रभाव डालता है मुद्रा की मांग पर। चौथा, जो अंशों पर लाभांश है, लाभांश के लिए वैसे अंश में विनियोजन नहीं करता है व्यक्ति, वो अंशों में जो उच्च मूल्य वृद्धि हो रही है उसके लिए जो है विनियोजन किया जाता है। लाभांश तो एक प्रकार से बोनस का तरह से है। तो इस तरीके से जो इनसे आय प्राप्त हो रही है, अतिरिक्त जो आय प्राप्त हो रही है और इनका जो सापेक्ष मूल्य है इन विभिन्न संपत्तियों में, वो मुद्रा की मांग का निर्धारण करता है। और जो तीसरा है, धन संचय करने वाले लोगों की रुचि तथा प्राथमिकताएं। ये मुद्रा की मांग को निर्धारित करने वाले 3 तत्व हैं जिनको कि प्रोफेसर फ्रीडमैन ने अपनी मान्यताएं के अंदर माना है। आगे है, मुद्रा की मांग का प्रमुख निर्धारित तत्व क्या है? वह है वास्तविक आय, रियल इनकम। लोग अपनी वास्तविक आय में वृद्धि करना चाहते हैं विभिन्न संपत्तियों के में विनियोजन करने के पश्चात। अब वास्तविक आय, जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती है वैसे वैसे वास्तविक आय के अंदर क्या होता है? वृद्धि होती है। वास्तविक आय में वृद्धि होने से लेन देन की मात्रा में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा की मांग बढ़ती है। और जब मुद्रा की मांग बढ़ती है तो मुद्रा की मांग की आय लोच इकाई से अधिक होती है। जो मुद्रा की मांग में परिवर्तन हो रहा वो अधिक होता है, जबकि आय में जो परिवर्तन है वो कम होता है, यानी एक से अधिक मुद्रा की मांग की आय लोच होती है। ये मुद्रा की मांग के प्रमुख निर्धारक तत्व हैं। अब यह है कि इस मान्यता के आधार पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और मिल्टन के विचार किस प्रकार से अलग अलग हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं कीमत तथा आय स्तर मुद्रा की मांग को निर्धारित करता है, जबकि मिल्टन कहते हैं मुद्रा को संचित रखने की लागत यानी कॉस्ट ऑफ कैश जो बैलेंस है वो मुद्रा की मांग को प्रभावित करता है, उसको निर्धारित करता है। आगे अपन देखेंगे एक उदाहरण से और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैश बैलेंस किस प्रकार से मुद्रा की मांग को प्रभावित करता है, उसको निर्धारित करता है। मुद्रा की मांग नगद कोष के 2 घटक उसको प्रभावित करते हैं। पहला है वैकल्पिक संपत्तियों, बॉन्ड्स, अंश प्रमाण पत्र इत्यादि पर ब्याज की दर घटती बढ़ती रहती है, तो नगद कोष के को प्रभावित करती है।
दूसरा, मूल्य स्तर में अनुमानित परिवर्तन की दर। मूल्य स्तर में भी अनुमान लगा सकता है कि बढ़ेगा या घटेगा, उसकी परिवर्तन की दर किस प्रकार से भविष्य में होगी। तो ये दोनों जो घटक है वो नगद कोष को प्रभावित करते हैं, नगद कोष का निर्धारण करते हैं। एक उदाहरण से इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए बॉन्ड्स पर जो ब्याज है वो 12% है, 12% है। अगर बॉन्ड्स पर ब्याज 12% है और कोई व्यक्ति 1000 रुपए संचित अपने पास रखना चाहता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ जो कैश बैलेंस है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। इसको अगर वो कैश अपने पास रखता है तो जो बॉन्ड्स में लगाकर वो लाभ कमा सकता था उससे वो वंचित रह जाएगा, तो उसको क्या होगी? हानि होगी। और हानि कितनी होगी? यानी 120 रुपए, 12% अगर बॉन्ड्स पे हैं तो 120 रुपए की उसको हानि होगी अगर वो संचित मुद्रा को अपने पास 1000 रुपए के रूप में रखता है। उस व्यक्ति के लिए यही नगद शेष रखने की लागत होगी। अगर वो 1000 रुपए अपने पास रखता है और अगर बॉन्ड्स में विनियोजित नहीं करता है तो 12% का जो उसको फायदा होता है 120 रुपए का, वो उसकी हानि होगी। और यही क्या है? उस व्यक्ति के लिए यही नगद शेष रखने की लागत होगी, यही उसकी लागत होगी। अब ये लागत जो है वही मुद्रा की मांग को निर्धारित करती है। एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए नगद कोषों के वास्तविक मूल्य में 12% वार्षिक की दर से गिरावट आती है। नगद कोष रखने की जो वास्तविक मूल्य है उसमें 12% वार्षिक दर से गिरावट आती है, कमी आती है। तो कीमत स्तर पे क्या पड़ता है? कीमत स्तर बढ़ता है। लोग कम अगर अपने पास मुद्रा रखेंगे तो मांग बढ़ेगी, तो मांग बढ़ने से क्या होगा? कीमत स्तर में वृद्धि होगी। 12% वार्षिक की दर से वो वृद्धि हो सकती है। अब इन सब बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा? जब ब्याज की दर या मूल्य स्तर में वृद्धि होती है तो नगद कोष रखने की लागत में वृद्धि होती है। जैसा कि अपन ने पूर्व उदाहरण में अपन ने इससे पहले समझा था स्लाइड के अंदर, जिसमें कि जो है वो ब्याज की दर और मूल्य स्तर में वृद्धि हुई थी, तो नगद कोष रखने की जो लागत है उसके जो त्याग की लागत है उसमें भी वृद्धि हुई थी। तथा नगद कोष रखने में कटौती करने लगते हैं लोग। क्या नगद कोष में कटौती करने लगते हैं जब नगद कोष की लागत बढ़ती है और बॉन्ड्स में या शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। इसके विपरीत यदि ब्याज की दर अथवा मूल्य स्तर में कमी आती है तो नगद कोष रखने की लागत कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप लोग अधिक मात्रा में नगद शेष रखने को ललायत रहते हैं। अगर ब्याज की दर और मूल्य स्तर में कमी आती है तो लोग बॉन्ड्स में क्यों विनियोजित करेंगे, अंशों में क्यों विनियोजित करेंगे, या और जो असेट्स है जिन पर की ब्याज प्राप्त हो रहा है या लागत प्राप्त हो रही है उस पर क्यों इन्वेस्ट करेंगे जबकि ब्याज की दर कम है। तो लोग अपने पास अपना पैसा प्रारंभ कर देंगे नगद के रूप में। परिणाम स्वरूप लोग अधिक मात्रा में नगद शेष रखने को ललायत रहते हैं। दूसरे शब्द में मुद्रा की मांग तथा नगद कोष के संचय की लागत में विपरीत संबंध होता है। दोनों में किस प्रकार का संबंध है? विपरीत संबंध है। ये मेरे ख्याल से आपको उदाहरण से समझ में आ गया होगा। मिल्टन फ्रीडमैन का मुद्रा परिणाम जो सिद्धांत हमने किया, जिसमें कि अभी आज अजम्पशन अपन ने करे, इसकी मान्यताएं की और थोड़ा सा इस सिद्धांत को अपने समझा। अब इसे क्या समझ अपन को आया? फ्रीडमैन ने मुद्रा परिणाम के जिस रूप में का प्रतिपादन किया है वे वास्तव में मुद्रा की मांग का सिद्धांत है, जो स्पष्ट करता है कि मुद्रा का मूल्य उसकी मांग से प्रभावित होता है।
यानी मुद्रा का जो मूल्य का निर्धारण किया जाता है फ्रीडमैन के अनुसार वो मुद्रा की मांग के द्वारा होता है। उन्होंने मुद्रा की मात्रा का संबंध मूल्य स्तर तथा राष्ट्रीय आय से करके फिशर के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया है। अब यह है कि ये जो सिद्धांत है इसका ये पार्ट 1 का वीडियो है। पार्ट 2 जो वीडियो है जिसमें इक्वेशन वगैरह है इस सिद्धांत की और जो डायग्राम्स हैं वो सब जो है पार्ट 2 के अंदर लिए जाएंगे। धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस प्रकार से लगा और आपकी जो विषय है जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो यूनिट 2 का ये जो टॉपिक है ये आपको कितना समझ में आया, आपके लिए कितना ये लाभकारी रहा, कितना आपको विषय में आपको जो है वो जानकारी हासिल हुई, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।